गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री उपनिवेश आक्रमण। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। पेज नंबर नोट कर लो भाई 86। ठीक है, 86 पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। फ्रांसिस भारत की समृद्धि और बाद में भाग्य की परीक्षा करने वाले भारत पहुंचे तो बहुत सारे यूरोपीय देश भारत पहुंच चुके थे। पुर्तगाल था, डच था, हॉलैंड था, ठीक है, इंग्लैंड वासी थे। तो अब फ्रांस के पीछे रहने वाला था, वो भी अपने भाग्य आजमाने के लिए, अपना किस्मत आजमाने के लिए उसने भी भारत की ओर कूच किया। भारत में उसने भी अपना ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय लुई 14वां था वहाँ का शासक और मंत्री था कोलबर्ट। यहाँ लिखा हुआ है मंत्री कोलबर्ट के नेतृत्व में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1667 में कंपनी के डायरेक्टर जनरल केनन ने सूरत में पहली थी सूरत में, उस समय केनन था। कब था? 1667 में। 1667 ईस्वी में केनन ने सूरत में पहली जो अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। उसके बाद में मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी बनी। उसके बाद में पौंडीचेरी में भी बनाई और फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना हुई। फ्रांसीसी बस्तियों के नाम लिखे हुए हैं, चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार आदि में फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना हुई। 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। ये मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना। 1742 में 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बनकर भारत आया। गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक है, उसी समय 1742 में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध चालू हो गए। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य, जिनको कर्नाटक के युद्धों के नाम से, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नोट कर लो, ये कर्नाटक के युद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 कोलबर्ट के नेतृत्व में। 1667 में केनन कोटिया बनी, प्रथम सूरत में बनाई केनन ने 1667 में। उसके अलावा मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, ये यहाँ की फ्रांसीस की व्यापारिक बस्तियाँ थी। उसके बाद में केनन भारत जब फ्रांस डुप्ले आया, उसने फ्रांस की स्थापना और श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की और दोनों के मध्य युद्ध हुआ, अंग्रेजों के मध्य और फ्रांसीसियों के मध्य, जो कि कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें फ्रांसीसी परास्त हो गए और उनका प्रभाव, उनका अंत यहाँ पे हो गया। यानी 1742 में फ्रांसीसियों का भारत में पूरी तरह से अंत हो गया। अब बात यह आती है उनका अंत कैसे हुआ। देखो पॉइंट नंबर, यानी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या कारण रहे? फ्रांसीसी असफल रहे। पहला कारण था इनका अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा। अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा। ठीक है, दूसरा कारण था फ्रांसीसी कर्मचारियों का आपस में समन्वय नहीं होना। फ्रांसीसी कर्मचारियों में समन्वय का अभाव। ठीक है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट और है। देखो अंग्रेजी जहाजी बेड़ा जो था, फ्रांसीसी अंग्रेजी नौसेना मजबूत थी बजाय फ्रांसीसियों के, और उनका जहाजी बेड़ा जो था क्या था? मजबूत था। इसलिए फ्रांसीसी वहाँ पे फ्रांसीसियों की हार हुई। दूसरा था फ्रांसीसी कर्मचारियों में आपस में समन्वय नहीं था, क्योंकि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो जो थी फ्रांस की सरकारी कंपनी थी और सरकार के द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी थे वो इधर उधर क्षेत्र से आए हुए थे, तो उनके बीच में समन्वय का अभाव था। और इधर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, वो निजी कंपनी थी, उसके सदस्य निजी सदस्य थे जो पहले इंग्लैंड में भी साथ काम कर रहे थे, तो उनमें समन्वय का तालमेल था। इसके कारण फ्रांसीसियों की हार हुई। तीसरा, बंगाल प्रांत पर अंग्रेजों का अधिकार।
तीसरा था बंगाल धन धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र, वहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था। इस कारण भी ये एक बड़ी समस्या रही कि जो अंग्रेज जो थे वो मतलब धन धान्य से परिपूर्ण थे, उनके पास खनिज संपदा थी, ठीक है। और फ्रांसीसियों के पास जो थे अधिकतर व्यापारिक तट थे, जिसके अंदर चंद्रनगर, बालाछोर, मछलीपट्टनम, कोरोमंडल यानी सामुद्रिक तट थे, जहाँ पे सामुद्रिक तट पे केवल बंदरगाह के लिए उचित होता है, बाकी व्यापार के लिए या फसलें उगाने के लिए वो जगह जो है सही नहीं होती है, यहाँ वहाँ पे उपजाऊ संभव भी नहीं है। और बंगाल पूरा प्रांत अंग्रेजों के अधीन था, तो उनको किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की उनको जो है कठिनाई महसूस नहीं हुई, और फ्रांसीसियों को उस चीज़ की कठिनाई महसूस हुई। इसके कारण भी जो है उनकी एक तरह से उनकी हार हुई, ठीक है। तो ये देखते हैं फ्रांसीसियों की हार के बारे में, यानी क्या कारण थे फ्रांसीसियों की हार। अंग्रेजी जहाजी बेड़ा, फ्रांसीसी कर्मचारियों में समन्वय का अभाव, बंगाल प्रांत पर अंग्रेजों का अधिकार होना, बंगाल जो प्रांत था वहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था, इसके कारण भी जो थे फ्रांसीसी जो पूरी तरह से अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए। इसके अलावा और भी कारण था कि मान लो बंगाल जो अंग्रेज जो थे वो व्यापार पर पूरा ध्यान दे रहे थे, जबकि फ्रांसीसी व्यापार पर अपना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण भी फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है। तो इसके अलावा चौथा पॉइंट हम देखते हैं, यस, ठीक है। तो चौथा देखिए आप, अंग्रेजों ने युद्ध के समय भी व्यापार पर ध्यान दिया, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पांचवा पॉइंट है, फ्रांसीसी की हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लेना, डुप्ले को वापस बुलाना। पांचों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी फ्रांसीसियों के हार के क्या कारण रहे थे, इसका पहली चीज़ ये रही थी फ्रांसीसी सफलता। अंग्रेजी जहाजी बेड़ा जो था वो मजबूत था और फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उसके मुकाबले कमज़ोर था, इसलिए अंग्रेज जीत गए। दूसरा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी होना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि थी निजी थी, और फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो जो थी सरकारी कंपनी थी। इसके कारण प्रत्येक क्या होता है, निजी कंपनी पे खुद का नियंत्रण होता है, उनके फैसले वो जितने भी निर्णय लेने होते हैं वो तुरंत निर्णय ले लेते थे। और फ्रांसीसी कंपनी को निर्णय लेने के लिए पहले अपनी सरकार से अनुमति लेनी होती थी, उसके बाद में उनको कार्य करना होता था। इसकी वजह से भी उनकी हार हुई। बंगाल अंग्रेजों के अधीन था। बंगाल जो था धन धान्य से परिपूर्ण प्रांत था और उनके पास अन्न की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, तो अंग्रेजों के पास इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। और फ्रांसीसियों के पास केवल बंदरगाह और तटीय जो क्षेत्र थे वो ज़्यादा थे, जहाँ पे धन धान्य कम था, तो इसकी वजह से भी उनको जो है भोजन की समस्याओं से भी जूझना पड़ा। उसके बाद में देखो, अंग्रेजों ने युद्ध के समय भी व्यापार की ओर ध्यान दिया। अंग्रेज थे, चतुर थे। जब युद्ध चल रहा था फ्रांसीसियों के साथ, उस समय भी उन्होंने युद्ध की तरफ ध्यान देते हुए साथ साथ व्यापार की तरफ भी ध्यान दिया उन्होंने, यानी व्यापार को रोका नहीं, व्यापार उनका वैसा का वैसा चलता रहा। ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। और फ्रांसीसियों ने क्या करा, अपना व्यापार रोक लिया, पूरा का पूरा ध्यान जो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में लगा दिया। और युद्ध में हारने के बाद में अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, भारत छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उसके बाद में पांचवा है, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जो कि वीर था और चतुर राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ था। उसको फ्रांस सरकार ने वापस बुला लिया। वो बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि उस समय डुप्ले का भारत में रहना जरूरी था, और अगर डुप्ले उस समय भारत में होता तो शायद आज इतिहास कुछ अलग होता, ठीक है। तो ये थी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फिर भी एक बार मैं लिखा दी, ये पॉइंट नोट कर लेना आप कॉपी में। उसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है हमारी मेन, उसके बारे में 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। इम्पोर्टेंट है, 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति।
ठीक है। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? देखो 18वीं सदी की हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास में एक नए युग का पदार्पण हुआ। मुगल साम्राज्य शक्तिहीन हो गया और अंत में उसका पतन हो गया। उस समय बहुत सारे चीज़ हम जिस चीज़ की हम करेंगे, यानी भारत अनेक प्रांतों में विभाजित था, अनेक खंडों में विभाजित था। कहीं पे मुगल अधिकार कर रहे थे तो कहीं पे मराठा थे। इधर अवध के अंदर अभी भी नवाबों का शासन था। अवध, राजपूत जो कि राजपूताना, मेवाड़, मारवाड़, यहाँ पे राजपूतों का अधिकार था। इसके अलावा बंगाल, मैसूर, जाट राज्य, सिख राज्य, ठीक है, और छोटी छोटी रियासतें और भी थी। ठीक है, तो हम देखो 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति ये थी कि भारत अनेक प्रांतों में बचा हुआ था। कई मुगल सम्राट काम कर रहे थे, कई मराठा थे, कई अवध जो था वहाँ पे नवाबों का शासन था, कई जो है राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर राजपूतों का शासन था, मेवाड़ और मारवाड़ में। बंगाल में जो था, बंगाल के भी कुछ जो है प्रांत में जो खान वंश शासन कर रहा था। मैसूर, जाट राज्य, सिख राज्य, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो था शासन वहाँ पे मौजूद था और अलग अलग बटा हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगलों की। मुगल कहाँ का थे और मुगलों का कैसे पतन हुआ? 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ठीक है, और 1857 में अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगलों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 थे। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उन्होंने मुगलों की बिल्कुल कमर तोड़ दी। और 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने पूरा का पूरा मुगल वंश जो था जर्जर अवस्था में कर दिया। उनके पास में नाम मात्र का शासक रहा। और उसके बाद में 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। उसके बाद में उसको रंगून भेज दिया गया और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया और दिल्ली पे मुगलों की बजाय अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देखो मुगलों के बारे में, औरंगजेब के बाद में उसके उत्तराधिकारी अयोग्य, कमजोर, सत्ता लोलुप, विलासी थे। मुगल दरबार ईरानी, तुरानी, भारतीय अमीरों में बटा हुआ था। उन्होंने स्पष्ट उत्तराधिकार नियम के अभाव में सम्राट पद को कठपुतली बना दिया। भारतीय अमीरों में शहीद बंधुओं ने दरबार को षड्यंत्रों का घर बना दिया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, 1761 में अहमद शाह अब्दाली, पानीपत के जितने भी युद्ध हुए इसके नाम से। ये पानीपत वैसे हरियाणा में है और पानीपत में एक मूवी आई थी पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ये इसी पे निर्भर थी, इसी पे बेस्ड थी वो अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद में 1761 अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। 1857 तक बहादुर शाह नाम मात्र के शासक बहादुर शाह वहाँ पे बने रहे। तो ये बात थी। हमने बात करी है पाठ में मुगलों की, यानी 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। भारत जो था पूरी तरह से अलग अलग खंडों में विभाजित था। कई मुगल थे, कई मराठा, अवध जो था स्वतंत्र था, कई राजपूत शासक जो है शासन कर रहे थे, बंगाल में अलग शासन था, मैसूर जो कि दक्षिण भारत में है वहाँ पे अलग शासक था। ठीक है, इसके अलावा जाट राज्य था जो भरतपुर के पास राजस्थान सीमा प्रांत और दिल्ली के प्रांत जो है एक पट्टी है पूरी जहाँ पे जाट राज्यों का शासन था, जाट राजाओं का। और सिख राज्य, पंजाब के अंदर सिख राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व में लड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुगलों के बारे में बात हुई 1739 नादिर शाह का आक्रमण, 1761 अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, पानीपत के युद्ध हुए मराठा उनके बीच, उसके पहले मुगल और उनके बीच, उसके बाद में मराठा उनके बीच। और 1857 अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने कारावास की सजा दी और उसको रंगून जेल भेज दिया गया। उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया।
तो ये बात हुई आज हमारी मुगलों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति को निर्भर करने वाले या राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने वाले और ये कौन कौन सी जो थे ऐसी जातियां जो थी या ऐसे शासक, ऐसे वंश जो थे अब भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्हीं के बारे में और इन्हीं से रिलेटेड। ओके, धन्यवाद, गुड बाय, तब तक पढ़ते रहिए। ओके।